इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ जब आपका यूक्लिड ज्योमेट्री आया है तो यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री में डेवलपमेंट अपनी दी थी, जो उन्होंने अपनी ज्योमेट्री में योगदान दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या, ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री को आप ध्यान से देखेंगे तो यह ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस मैट्रीन। यानी जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और मैट्रीन का अर्थ होता है टू मेजर, मापना, यानी पूरी पृथ्वी को मापना। यानी हम किसी भी पूरी पृथ्वी को अगर मापने की किसी पद्धति को डेवलप किया गया तो उस सिस्टम का ही नाम क्या रखा गया, ज्योमेट्री रखा गया। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड टू मेजरिंग द लैंड। करा ज्योमेट्री जो है अपीयर्स उत्पन्न हुई थी या ऐसे ओरिजिनेटेड हुई थी कि जैसे मान लीजिए कि हमें जमीन को नापने की जरूरत पड़ी, जब हमें जमीन वगैरह को नापने की जरूरत पड़ी तो हमें वहां से ज्योमेट्री डेवलप हुई। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या इस ब्रांच का मैथमेटिक्स के वाज स्टडीड इन वेरियस ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। इस मैथमेटिक्स के ब्रांच के द्वारा बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशन को पढ़ने में और उनके बारे में स्टडी करने में भी मदद मिली ज्योमेट्री की हेल्प से। द ज्योमेट्री वाज द वैदिक पीरियड। अगर ज्योमेट्री की वैदिक पीरियड की बात करें तो वो 800 BC टू 500 BC के बीच का था। ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स। वह अल्टर्स के ओरिजिनेटेड से कंस्ट्रक्शन से लिया गया है वेदीज। वेदीज का फॉर अपीयरेंस टू द वैदिक राइट्स, जो वैदिक राइट्स किए जाते थे। ऐसे आप समझिए इस स्टेटमेंट को कि जैसे हम लोग हवन कुंड वगैरह देखते हैं तो ध्यान से जब आप हवन कुंड को देखेंगे तो जो वेदी बनता है जिसमें हवन किया जाता है वह वेदी त्रिकोण के शेप का होता है या चौकोर के शेप का होता है। तो वैदिक सभ्यता में इसका ज्योमेट्री का बहुत पहले से यूज किया जाता है। आप घर में श्री यंत्र को देखे होंगे, श्री यंत्र को आप अगर केयर करेंगे तो श्री यंत्र जो होता है, घरों में जो श्री यंत्र लगाया जाता है, उस श्री यंत्र में 9 इंट्रोवुएन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इंट्रोवुएन का मतलब अंदर की तरफ गिए कंबाइन किए हुए 9 छोटे छोटे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखेंगे जो श्री यंत्र लगाया जाता है। अब सोचिए यह श्री यंत्र वैदिक काल से ही सभ्यता में चली आ रही है, यानी उस समय भी हमारी ज्योमेट्री डेवलप थी, उस समय से ज्योमेट्री का स्टडी चल रहा है। द ग्रीक डेवलप्ड ज्योमेट्री, जो ग्रीक में डेवलप्ड ज्योमेट्री है, इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर, वह एक बड़ी सिस्टमेटिक मैनर में थी। 3 ग्रीक मैथमेटिशियन, 3 ग्रीक मैथमेटिशियन जिनके नाम है थेल्स 600 BC पहले, पाइथागोरस, थेल्स के ही क्या हैं, चेले हैं, थेल्स के ही शिष्य हैं पाइथागोरस जो 572 BC पहले, और यूक्लिड 300 BC पहले। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया किसमें, ज्योमेट्री को डेवलप करने में। ऐसे ही 3 इंडियन मैथमेटिशियन जो हैं, जो जिसमें आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्ता हैं और भास्कर सेकंड है। ये जो 3 इंडियन मैथमेटिशियन है, ये लोग भी मेन कंट्रीब्यूट इन ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में मेन कंट्रीब्यूशन को निभाए। जैसे आर्यभट्ट क्या किए, आर्यभट्ट वर्कड आउट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आर्यभट्ट ने आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया पर वर्क किया। द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड के वॉल्यूम निकालने पर वर्क किया। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, और इन्होंने ही पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके बताई है। ब्रह्मगुप्ता डिस्कवर्ड द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ब्रह्मगुप्ता जो थे एरिया निकाले किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एरिया के बारे में बात किया था किसने, ब्रह्मगुप्ता में। और ब्रह्मगुप्ता के बाद भास्कर सेकंड ने क्या किया, जो पाइथागोरस थ्योरम दिया गया था उसका डिसेक्शन किया, यानी उसको कई पार्ट में तोड़ा और उसका डिसेक्शन करने के बाद भी फार्मूला बनाया। अब जो है बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में आने वाले, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आने वाले कुछ टर्म्स की, जिसकी हेल्प से हमें आगे इनके यूक्लिड पोस्टुलेट को और थ्योरम्स को, एग्जाम्स को पढ़ना है। तो उससे पहले उसकी डिफिनेशन हमें जाननी होगी। एग्जाम क्या होते हैं, एग्जाम्स की बात करते हैं तो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड विथ ज्योमेट्री आर कॉल्ड एग्जाम। कह रहा है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, कह रहा है खुद के द्वारा प्रूफ किया गया कौन सा, ट्रू एविडेंट, ट्रू स्टेटमेंट, जो खुद ही मान लिया गया कि यह क्या है, सत्य है, और उसका लिंक ज्योमेट्री से कोई जरूरी नहीं है कि उसका लिंक किससे हो, ज्योमेट्री से हो, तो उसे हम एग्जाम बोले।
ये एग्जाम और पास्टुलेट और थ्योरम इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है आगे यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर ही। लेकिन पास्टुलेट क्या थे? पास्टुलेट आर द स्टेटमेंट एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी रिक्वायरमेंट टू प्रूव। करा है वही पास्टुलेट ऐसे एजम्पशन थे, ऐसे स्टेटमेंट लिए गए थे जो एज्यूम कर लिए गए, जो मान लिए गए विदाउट एनी रिक्वायरमेंट टू प्रूव, उन्हें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसका ज्योमेट्री से कोई लिंक नहीं था और सेल्फ एविडेंट द्वारा प्रूफ था। लेकिन पास्टुलेट वे थे कि जिनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ट्रू मान लिया गया कि वो सत्य होते हैं। थ्योरम क्या थे? ए थ्योरम इज ए ट्रू स्टेटमेंट, थ्योरम भी एक ट्रू स्टेटमेंट है दैट कैन बी प्रूवन, जिसे प्रूफ किया जा सकता है। वहीं पास्टुलेट को प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, पास्टुलेट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये विदाउट प्रूफ के ही ट्रू है। और एग्जाम की बात करते हैं तो यह सेल्फ एविडेंट है, खुद के द्वारा ही सही मान लिया गया है कि हमने इस बात को क्या कर लिया, सही मान लिया। जैसे थ्योरम में अगर हम बात करें, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रूफ स्टेटमेंट। करा कि थ्योरम जो होते हैं, थ्योरम वे स्टेटमेंट होते हैं या तो वो एग्जाम के बेसिस पर प्रूफ किए जाते हैं और नहीं तो उससे पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो पहले से ही प्रूफ कर दिया गया हो, उसकी हेल्प से ये प्रूफ किए जाते हैं। यानी थ्योरम अगर आपको कोई थ्योरम आप पढ़ते हैं तो थ्योरम को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। थ्योरम अगर कोई है तो उसकी प्रूफ आपको देनी पड़ेगी। जैसे थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अनदर। कह रहा है कि ऐसे थिंग्स जो एक दूसरे के समान हो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये मार्कर की हाइट दोनों की क्या है, सेम है, वो एक दूसरे के इक्वल कहे जाएंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, अगर कोई चीज दो चीज इक्वल है, मान लीजिए ए और बी आपस में इक्वल हैं, उसमें अगर हम इक्वल जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। अगर हम उसमें से कुछ इक्वल है, कोई ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल है और उनमें से हम इक्वल अगर घटाते हैं तो आपस में भी वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। फोर्थ, थिंग्स विच आर कॉन्साइडेड विथ एन अदर इक्वल टू एन अनदर। कह रहा है कि थिंग्स वे चीजें जो एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं, एक दूसरे पर कॉन्साइड है, एक दूसरे के कॉन्साइड है, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल कही जाती हैं, एक दूसरे पर कॉन्साइड की जा सके। जैसे ये हाथ एक इस हाथ के एकदम इक्वल कॉन्साइड हो गया है। द फिफ्थ, द होल इज अ ग्रेटर देन पार्ट। करा एक सेव लीजिए, दो इक्वल सेव लीजिए, उसमें से एक सेव खड़ा सेव लीजिए, उसका वजन कितना होगा, मान लीजिए 50 ग्राम है और उसमें से आपने उसका एक हिस्सा काट करके निकाल दिया तो 25 ग्राम, मान लीजिए आधा हिस्सा काट के निकाला 25 ग्राम हो गया, तो क्या बड़ा वाला हिस्सा 50 ग्राम 25 ग्राम से बड़ा नहीं होगा, होगा। तो होल पार्ट वाले से क्या होता है, ग्रेटर होता है। थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग इज इक्वल टू द वन एंड अदर। कह रहा है कोई दो चीजें हैं एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनका डबल भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उनका हाफ भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 7th एग्जाम कह रहा है, ये 7th एग्जाम यूक्लिड ने दिए थे। अब यूक्लिड के पास्टुलेट के बारे में बात करते हैं। यूक्लिड ने 5 पास्टुलेट दिए हैं। पहला पास्टुलेट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन एंड अदर पॉइंट टू बी अनदर एनी अनदर पॉइंट। कह रहा है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टिंक्ट दो पॉइंट के बिटवीन में खींचा जा सकता है। यानी एक लाइन को खींचने के लिए, एक लाइन को ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। पास्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। कह रहा है एक टर्मिनेटेड लाइन है, एक लाइन है टर्मिनेटेड है, यानी उसको हम इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक लाइन को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं ऐड करके। अब आते हैं पास्टुलेट नंबर 3 पर। पास्टुलेट नंबर 3 क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कह रहा है एक सर्कल जो होता है किसी सेंटर और किसी रेडियस का खींचा जा सकता है, अलग अलग सेंटर अलग अलग रेडियस के हो जाएंगे और वो आसानी से खींचे जा सकते हैं, अलग अलग सेंटर से अलग अलग रेडियस। पास्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। राइट एंगल जो होता है वो एक दूसरे के
इक्वल होते हैं। जैसे देखिए राइट एंगल, यहाँ एक छोटा सा राइट एंगल हमने बनाया और एक हमने बड़ा सा राइट एंगल बनाया और एक हमने उससे भी बड़ा राइट एंगल बना दिया। ये सब के सब आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि एंगल पे साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब चलिए पास्चुलेट नंबर बात करते हैं, पास्चुलेट नंबर 5 की, प्ले फेयर एग्जाम की। प्ले फेयर एग्जाम क्या होता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरे दो स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई अनदर लाइन फॉलिंग कर रही है, मेक इट्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स। तो कह रहा है कि अगर दो लाइंस हो, दो स्ट्रेट लाइन हो और दो स्ट्रेट लाइन पर कोई एक थर्ड लाइन क्या हो, अगर फॉलिंग होती है तो उनके जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ना, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी दो राइट एंगल से कम होते हैं। दो राइट एंगल का सेंस कितना हो गया, 90 90 180, 180 से ये क्या होंगे, कम होंगे। अगर वो कम होते हैं तो इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट, कर रहा है कि टू स्ट्रेट लाइन देन इफ प्रोड्यूसेस इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन द विच द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। तो कह रहा है कि जिधर ये एंगल्स 290 डिग्री से कम होंगे, टू राइट एंगल से क्या होंगे, कम होंगे। यानी मान के चलिए यह दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास और एक स्ट्रेट लाइन इसे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। जिधर लेस देन 120 होगा, 180 होगा, 180 एंगल से जिधर कम होगा, इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम होता है तो ये पक्का कहीं ना कहीं ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यही पास्चुलेट कहता है। और पैरेलल थ्योरम यही है कि दो अगर कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, कोई भी अगर दो स्ट्रेट लाइन को अगर अनदर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनका जो सम है 180 के इक्वल हो गया, तो वो लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। जिधर 180 से अगर दो कोई स्ट्रेट लाइन है और उसको कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो अगर उन दोनों का एंगल 180 से कम हो गया तो पक्का जिधर 180 से कम होगा वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर वो 180 के बराबर हो गया तो वो लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट विच कैन बी जज, ए सेंटेंस विच कैन बी जज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। कह रहा है कि स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स हो सकता है, जिसे जज किया जा सकता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। कह रहा है किसी ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट या तो सही हो सकता है, नहीं तो गलत हो सकता है। जिसे जज किया जा सके कि वो सेंटेंस सही है कि गलत है, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। या तो वो सही ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। थ्योरम से क्या होते हैं, ए स्टेटमेंट रिक्वायर्स टू प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। कोई स्टेटमेंट को जरूरत होती है प्रूफ करने के लिए। ये कोई भी स्टेटमेंट है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, मैंने कह दिया कि मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ, तो मेरा ये स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। और जिस स्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ अ थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग थ्योरम। कह रहा है कि जिस थ्योरम को प्रूफ कर दिया जाता है उसे हम प्रूविंग थ्योरम कहते हैं। कोरोलरी की बात करते हैं। कोरोलरी क्या, जैसे एक थ्योरम है जो कि प्रूफ किया गया है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब कोरोलरी की बात करते हैं तो ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजीली डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम। कह रहा है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी थ्योरम से डिड्यूस किया जा सकता है इजीली, कॉल्ड कोरोलरी, वो कोरोलरी कहलाता है। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, B lies between A and C as shown in the figure, then that AB plus BC is equal to AC। ये यूक्लिड एग्जाम्स और यूक्लिड पोस्टुलेट की हेल्प से हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें सॉल्व किया गया है। तो ये एक्चुअल में अगर हम यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करें तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आपके पोस्टुलेट और एग्जाम्स ही हैं जिनकी टोटल रचना है, और उस पे किस बेस्ड पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। इसी तरह के ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप एग्जाम का हेल्प लेकर के कर सकते हैं। उसके कुछ फॉर्मेट और एग्जांपल्स लिए गए हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी एक लाइन है जहां पर ए बी प्लस बी सी एड करने के बाद ए सी होना चाहिए। तो चलिए
इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर, फिगर से हमें क्लियर है कि दैट AC कोइंसाइड विथ AB एंड BC, AB और BC को कौन AC कोइंसाइड कर रहा है। तो बाई यूक्लिड एग्जाम 4, यूक्लिड का एग्जाम 4 क्या कहता है, द थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन एंड अदर आर इक्वल टू वन एंड अदर। कह रहा है कि वे थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। बस ये कोइंसाइडिंग हो रहा है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, AB BC को AB BC को कोइंसाइड कर रहा है तो डायरेक्ट AC के या क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। इफ अ पॉइंट C lies between points A and B such that AC is equal to BC, then prove that। हमें प्रूफ करना है कि अगर AC BC के इक्वल है तो AC is equal to 1/2 AB। चलिए लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया कि 3 पॉइंट है A C B जहां AC इक्वल है BC के, यह बात उसने दे रखी है ऑन अ लाइन। तो AC इक्वल है BC के चाहे AC इक्वल हो CB के, बात वही है। तो बाय यूक्लिड एग्जाम 2 क्या कहता है, इफ इक्वल्स टू बी एडेड टू द इक्वल, अगर इक्वल में हम इक्वल को ऐड करते हैं देन होल्स आर इक्वल, तो उनके जो होल्स भी आते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो हमारा AC इज इक्वल टू CB दे रखा है और उसमें हमने क्या किया, AC को दोनों साइड क्या किया, ऐड किया, AC को दोनों साइड ऐड किया। तो देखिए AC और AC मिलकर के कितना AC हो जाएगा, 2AC और AC प्लस CB, ध्यान दीजिए AC प्लस CB, जैसे ये क्वेश्चन है AB प्लस BC डायरेक्ट किसके इक्वल हो गया है, AC के, तो ऐसे ही AC प्लस CB डायरेक्ट इक्वल हो गया है किसके, AB के। तो AB बाई 2, AC इज इक्वल टू AB बाई 2। तो हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, तो इक्वल के जो हाफ्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ऐसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। AC इज इक्वल टू BD दिया, ध्यान दीजिए AC इज इक्वल टू BD दिया है, तो हमें AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो बाय यूक्लिड एग्जाम 2 दूसरे एग्जाम की बात करते हैं, तो इक्वल्स टू बी एडेड, अगर इक्वल ऐड करते हैं तो होल्स आर इक्वल, तो इक्वल में अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। यही एग्जाम्स हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन में। तो हमने देखा यहाँ कि AC इज इक्वल टू BD, तो AC में से हमने BC दोनों साइड क्या किया, माइनस किया। तो ध्यान दीजिए AC में से BC माइनस करेंगे तो क्या आपका पोर्शन बच जाएगा, AB बचेगा कि नहीं। टोटल AC में से आपने BC को माइनस कर दिया तो आपका AB बचेगा इधर, और ऐसे ही BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CD। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही टर्म हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। अब ऐसे एक क्वेश्चन भी दे देगा आपका, और एल्जेब्रिक देखने से ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसे यूक्लिड के एग्जाम्स की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए यूक्लिड के एग्जाम्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इफ इक्वल्स बी एडेड टू द इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल्स हैं। अगर हम एल्जेब्रा मेथड की यूज करते हैं तो -5 को उधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, +5, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करते, हमको दोनों साइड क्या किए हैं, 5 को ऐड किए हैं, दोनों साइड 5 ऐड किए हैं, तो इधर -5 + 5 0 हो गया है, और 15 + 5 क्या हो गया है, 20। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया है, 20। तो दैट इज द आंसर। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए गए थे यूक्लिड ज्योमेट्री के, आप इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी डाउट होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।